Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at Master Learners YouTube channel. My dear student, आज मेरे साथ विशाल तिवारी जिन्होंने CPWD में ऑल इंडिया रैंक 28 हासिल की है। आज इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस कुछ मार्क्स से रह गया फाइनल सिलेक्शन। और थर्ड अटेम्प्ट में इनका प्री में भी हुआ, मेंस में भी हुआ और फाइनली आज ये हमारे साथ बैठे हैं सीपीडब्ल्यूडी में अपनी सीट सिक्योर करके। सबसे पहले विशाल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको सपरिवार को मेरी तरफ से और मास्टर लर्नर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा? सर, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे रिजल्ट का। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं अपनी कज़िन सिस्टर की शादी में गया हुआ था, तो सब लोग जी। वहीं पर थे। तो वहीं एक दोस्त का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है, तो वहाँ सबको बताया। फिर तुरंत मैंने अपने पापा को कॉल किया। मुझसे ज़्यादा कहीं वो खुश थे। यार ये दोस्त आते कहाँ से हैं? मैं देखता हूँ जितने भी इंटरव्यू में लेता हूँ सबको दोस्त ही रिजल्ट बताते हैं। दोस्त क्या भगवान होते हैं क्या? मैं देखता हूँ ना, मैं जितने रिजल्ट देखता हूँ, मुझे कभी कभी वो आता है कि लगभग जिनका सिलेक्शन होता है, जिससे भी पूछता हूँ, सबके दोस्तों ने ही इन्फॉर्म किया होता है, भाई रिजल्ट आ गया देख लो। ये सब लोग एक्टिव रहते हैं ना, कहीं पे या तो वेबसाइट चेक करते रहते हैं। हम लोग तो पिछले 1.5 मंथ से डेली चेक कर रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। आप पार्टी कर रहे थे कहाँ? आप बताए कि पार्टी कर रहे थे, वहीं पे सारे परिवार के लोग थे। जब आपने बताया सबको तो क्या माहौल था वहां पे? सर, सब लोग बहुत खुश थे। मेरी कजिन सिस्टर की शादी थी वहां पर। कजिन सिस्टर की शादी में थे, पार्टी का रंग और चढ़ गया होगा फिर तो, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया विशाल जी, आगे बढ़ते हैं। हमको एक बात ये बताइए कि थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, स्कूलिंग आपने कैसे किया, कहाँ से आपने बीटेक किया, कब आपने जो है प्लान किया जो है कि हमको अब इसकी प्रिपरेशन करनी है, और फाइनली आपने जो डिसाइड किया कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम मास्टर लर्नर का लेना है, ये सब थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बताइए अपने बारे में। यस सर, स्कूलिंग मेरी महोबा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से ही हुई है, 10th एंड 12th दोनों। इसके बाद मैंने बीटेक के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपना बीटेक 2022 में कंप्लीट किया। तो उसके बाद मुझे ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जेई के लिए ट्राई करना है। तो उस समय मास्टर लर्नर्स ने आईएएस मास्टर ने अपना नया कोर्स लॉन्च किया ही हुआ था। तो मुझे जी। ये परफेक्ट कोर्स लगा, तो मैंने इसमें एनरोल कर लिया था और आगे अपनी जर्नी को बढ़ाया। तो आपको ये बताइए, आपने एसएससी जेई ही क्यों डिसाइड किया फोकस करके कि इसी पे फोकस करना है, यही मेरे लिए बनी हुई है? आपको ऐसा क्यों लगा? आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस थे। आप गेट की तैयारी कर सकते थे, आप आईएएस की तैयारी कर सकते थे, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते थे। आपको ऐसा क्यों लगा कि इसी प्रिपरेशन को हमें कैरी करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए इसी को लेके, और मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊंगा? सर, इसका एक तो ये था कि एसएससी के एग्जाम्स की पिछले कुछ टाइम से रेगुलरिटी मेंटेन हुई थी कि हर साल एग्जाम कराते हैं, टाइम पे रिजल्ट देते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी जॉब के लिए ट्राई करना था, तो मैंने कहा ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न और सिलेबस था वो भी मुझे अकॉर्डिंगली लगा कि मैं इसको प्रिपेयर करके तैयार कर सकता हूँ। अभी आपका जो है सीपीडब्ल्यूडी में जो सीपीडब्ल्यूडी मिला है, आप इससे खुश हैं? और क्या आपने यही प्लान किया था कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी ही चाहिए, या कोई और डिपार्टमेंट सोच रखा था पहले? सर, जब प्रिपरेशन शुरू की थी तब तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए था। फिर हाँ, प्रिपरेशन हाँ, करते गए तो हाँ। उम्मीदें बढ़ती गई कि हाँ, जो अच्छा से अच्छा हो सके वो हो जाए। तो फिर फाइनली ये सिलेक्शन मिला। अच्छा, आपको मास्टर लर्नर के बारे में सबसे पहले कहाँ पता चला? किसने आपको सजेस्ट किया कि मास्टर लर्नर के पास जाइए, यहाँ पे आप पटना में सेंटर नया खुला हुआ है और इसका क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए, या किसने आपको सजेस्ट किया?
नो सर, मैंने ना जब एक्चुअली ऑनलाइन ही किया था, तो मुझे आईएएस मास्टर के बारे में पहले भी पता था। मेरे जी, कॉलेज में सीनियर पढ़ा करते थे आईएएस मास्टर्स की बुक से। लेकिन उसी समय आईएएस मास्टर्स ने मास्टर लर्नर को अलग से लॉन्च किया था कि एसएससी, जेईई और स्टेट एई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। तो जी। इसलिए फिर मैंने इसी को फ़ॉलो किया और ऑनलाइन वाला बैच फ़ॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं स्ट्रैटेजी पे, जो बच्चे सबसे सुनना चाहते हैं, जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आप ये बताइए कि रीज़निंग में आपके कितने मार्क्स आए? जीएस में कितने मार्क्स आए? और टेक्निकल में आपके कितने मार्क्स आए प्रीलिम्स में? सर प्रीलिम्स में मेरा रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 था और वेरी नाइस। जीएस में मेरा 30.5, जीएस में मेरा 30.5 था एंड रेस्ट टेक्निकल में 69 मार्क्स था। तो इस तरीके से मेरा 149.5 नॉर्मलाइज स्कोर हुआ था। भैया आपने तो 25% पेपर रीजनिंग से ही क्लियर कर दिया। क्या स्ट्रेटेजी लगाई? क्योंकि मैं बीइंग अ रीजनिंग फैकल्टी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो बच्चा रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर गया, उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट मतलब हो ही जाता है। जीएस में अगर आप 25 मार्क्स भी निकाल दिए, 25, 28, 29, और रीजनिंग में 45 क्रॉस कर गए, टेक्निकल तो आपका साउंड होगा ही होगा, आपने पढ़ाई किया होगा, तो सिलेक्शन होना तय हो जाता है। बट रीजनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि टाइम मैनेजमेंट। जीएस यस और रीजनिंग दोनों को 1 घंटे में करके और 1 घंटे टेक्निकल के लिए देना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? रीजनिंग को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? जो जीएस होता है उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? क्योंकि बीटेक का जो बंदा होता है उसके लिए जीएस जो है गले की हड्डी होता है। ठीक है, तो यस इन सब को आपने कैसे तैयार किया? सर, रीजनिंग का ये था कि जैसे मैंने बताया कि लास्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था, तो मेरा रीजनिंग का सिलेबस लगभग-लगभग कवर था। तो लास्ट जी, टाइम के एग्ज़ाम के बाद मैंने डेली रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन का डेली का सेट, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, तो हम लोग उसको जी, डेली, और वो भी हम लोग आफ्टरनून टाइम में जब नींद आने लगती है, तो उस समय उस टाइम को यूटिलाइज़ करते थे और उसको एक सेट 50 क्वेश्चन का डेली करते थे। वो मेरा फ़रवरी से लेके जून तक, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं गया था, तब तक उसको डेली किया था। तो रीजनिंग के लिए इस टाइम पे मेरा यही स्ट्रैटेजी थी। और बाकी जीएस का सर मेरा ये है कि भले ही मैंने बीटेक किया है, लेकिन मेरा बेसिक इंटरेस्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में। तो मैंने जब जी, फर्स्ट जी, अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना उसमें दे दिया था। फिर मुझे ये लगा कि जीएस को कितना भी हम एफर्ट डाल लें, लेकिन क्योंकि इसमें ओवरऑल 500 में से केवल 50 मार्क्स का ही जीएस है, तो इसलिए टेक्निकल से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने फिर जीएस के लिए क्वेश्चन, पीवाईक्यू और इसी को फ़ॉलो करके आगे बढ़ाया था। जी। अच्छा ये बताइए, जब आपका प्रीलिम्स में जो है पहली बार पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, दोबारा भी आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस से आप रिजेक्ट हो गए? आपने क्या ऐसा किया, किस तरीके से प्लान किया कि थर्ड अटेम्प्ट में मेंस आपका क्लियर हो गया? क्या कमी रह गई थी? सर, जो मैंने इस बार ऑब्ज़र्व किया था कि मेरा जो सिलेबस कवरेज था, वो तो जी, लगभग-लगभग हो रहा था। लेकिन लैक ऑफ रिवीजन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो चीज़ें कभी न कभी पढ़ी हुई होती थी, लेकिन वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से उतना आउटपुट नहीं निकल के आ रहा था। और लास्ट टाइम जी, जो 23 वाला अटेम्प्ट मेरा जो था, उस टाइम मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स के चक्कर में, जो उस समय डीएलसीसीआईएल का एग्ज़ाम आया हुआ था, उसका जबकि सिलेबस भी पूरा अलग था, तो मैंने उसमें एफर्ट डालना शुरू कर दिया। तो इससे फिर मेरा जो फ़ोकस था वो 2 जगह डाइवर्ट हो गया और मेरा मेन जो प्रिपरेशन थी एसएससी जेईई की, वो थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ हो गई। तो इस बार मैंने वो दोनों चीज़ों को इम्प्रूव किया कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स में फ़ोकस नहीं करना है और रिवीज़न कम से कम जितने, और अलग से जो क्वेश्चन टफ लगे हैं, उनको अलग से रिवीज़न करना है और सिलेबस जी। को भी थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट के साथ रिवीज़न करना है। अब एक मुझे विशाल जी ये बताइए कि जब एसएससी जेई ने मेंस को ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम बना दिया, तो हुँ। आपने जो एग्जाम दिया उसका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और
मेंस के पहले आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाई? क्योंकि भाई देखो किसी को कुछ नहीं पता था, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा और एग्ज़ाम से पहले आपने स्ट्रेटेजी कैसे बनाई इसको प्रिपेयर करने के लिए? यस सर। सर जब पहले पेपर जो डिस्क्रिप्टिव होता था, तो उस समय तो हम लोगों को एक नए तरीके से पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव हो गया, तब से ये एक तरीके से प्रीलिम्स का ही एक्सटेंडेड वर्ज़न हो गया था। जी, तो जब ये था कि क्वेश्चन के लेवल पे डाउट था, तब फिर ये कुछ जगह से, कुछ टीचर्स से, मास्टर लर्नर से मुझे सजेशन मिला था कि अगर जी, टाइमिंग इतनी कम है, तो कम से कम न्यूमेरिकल गेट लाइक तो नहीं आएँगे। वो न्यूमेरिकल रहेंगे भी तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला ओरिएंटेड रहेंगे या फिर तुरंत सॉल्व होने वाले रहेंगे। तो मैंने बेसिक अपना जो पीवाईक्यू वाला अप्रोच ही रखा था इस बार भी, ताकि जी। अगर कुछ न्यूमेरिकल, अगर कुछ 4-5 न्यूमेरिकल अजीब से भी आएँ, तो उनको हाँ, स्किप करके भी मेरा बाकी अटेम्प्ट क्वेश्चन अच्छा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि पेपर भी काफ़ी थ्योरेटिकल था, ठीक है? यस इस सर। बार थियरी बहुत पूछी गई थी। यहाँ जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत कुछ सीखना है। मैं स बताऊँ सारे एस्पिरेंट्स को जो भी आगे एसएससी, जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई टारगेट कर लो कि आपको रीज़निंग में 45 टू 50 मार्क्स ले आना है। आपको जीएस में 30 प्लस ले आना है और आपको टेक्निकल में 70 प्लस जाना है। बस इतना टारगेट बना लो, आपको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। प्रिपरेशन में लग जाइए। विशाल जी, मैं पूछना चाहूँगा, आप एस्पिरेंट्स को सारे बताइए कि पीवाईक्यूज़ का आपके प्रिपरेशन में कितना इम्पोर्टेंस रहा और इस एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में बताइए? सर एसएससी के एग्ज़ाम्स में तो पीवाईक्यू ऐसा है कि उसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ। वो मस्ट डू चीज़ है कि उसको करना ही है। अब जितने जी, बार कर लें हम लोग, मैंने खुद ही पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान टेक्निकल के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन के पीवाईक्यू, टेक्निकल के तो लगभग 5 से 6 बार पीवाईक्यू मैंने बुक को, जो आईएएस मास्टर की बुक है, उसको 5 से 6 बार खुद किया है। और रीजनिंग के तो मैंने जेईई के अलावा सीपीओ, सीजीएल इन सब के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। तो पीवाईक्यू तो ऐसा है कि उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, तो लगभग क्वेश्चन मेरे पीवाईक्यूज़ से होते हैं। एक्चुअल में क्या है, इससे एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है। यस अगर सर। आप रियल एनवायरनमेंट में पेपर को लेके बैठ के आप उसको एक्चुअल में जैसा एनवायरनमेंट एग्जाम में होता है वैसे एनवायरनमेंट में बैठ के, मेरा मतलब है कि उतने टाइम के लिए पेपर अटेम्प्ट करके आप देखो, तो आपको पता चलता है कि भाई लेवल क्या है, टाइम कितना होता है, किस तरीके से टाइम मैनेज किया जाएगा, ये सब चीजें आपको पता चलती हैं। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रही और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज को किस तरीके से लास्ट टाइम में, लास्ट 3 मंथ्स में कैसे यूटिलाइज किया जाए एसएससी जेईई के लिए? ये सर टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, भले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट ना भी हुआ हो, तब भी हमें टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देना चाहिए। भले ही हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, फिर हम इसके बाद मिस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, उस तरीके से अटेम्प्ट करते हुए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से हमें टाइम बाउंडेशन पता चलता है, क्योंकि एसएससी जेईई में जब प्री में हमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो टाइम का जी, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो रीजनिंग को तो हमेशा टाइम बाउंड करके ही दें। जब भी मैं भी हमेशा ऐसे दिया करता था कि जब कोई टेस्ट सीरीज है उसके थ्रू ही, बुक से करने में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं उसको। तो टेस्ट सीरीज पहले सब्जेक्ट वाइज़, इसके बाद मिक्स सब्जेक्ट वाली और आखिरी में फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज अपनी प्रिपरेशन का पूरा एक आकलन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। टेस्ट सीरीज से क्या पता चलता है कि आप विद इन टाइम कर पा रहे हो कि नहीं। सबसे बड़ी बात है रीजनिंग में, विद इन टाइम आप कर ले रहे हो कि नहीं। एक्यूरेसी क्या है आपकी। रीजनिंग में कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट इन नेचर होते हैं। लाइक आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, आप डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन हो गया। इनमें टाइम लगता है लेकिन क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है। तो उसकी आप कितने प्रैक्टिस किए हैं वो मैटर करता है।
विद इन टाइम आंसर निकाल ले रहे हो कि नहीं निकाल रहे ले रहे हो, किस टॉपिक में आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, ये सब चीज अगर आपको देखना है, असेसमेंट करना है, तो आपको टेस्ट सीरीज जो है उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक नहीं दो दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप जितना कर सकते हो। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, यही तो मूल मंत्र है एसएससी जेई प्रीलिम्स में खास करके, और मेंस में भी। क्योंकि भाई देखो ऑब्जेक्टिव जो है, मैं मेंस का तो अभी बहुत ज्यादा हिस्ट्री है नहीं प्रीवियस ईयर का, बट हाँ जी। आपका जो सिलेबस है वो पढ़िए, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पढ़िए, जिनमें कम टाइम लगता है वो कम, उसको ज्यादा पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है। बट प्रीलिम्स के लिए तो आपके पास कंटेंट ही कंटेंट है, चाहे आप पीवाईक्यूज में जाइए, चाहे आप टेस्ट सीरीज में आइए। कई बात समझ में। अच्छा, अब ये बताइए आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, सीपीडब्ल्यूडी में ही कंटिन्यू करना है या कुछ और? सर अभी तो जब रिजल्ट डिले होने लगा, तो जी। अभी मेरे स्टेट में उत्तर प्रदेश में ही एई के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जी। तो अभी तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। जी। तो अभी आगे भी क्योंकि अभी टाइम लगेगा तो उसी को कंटिन्यू करूंगा प्रिपरेशन को आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा एक क्वेश्चन है, सो थोड़ा सा आपको अटपटा भी शायद लगे। जैसे आपने, मैं देख पा रहा हूं, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से आपने बीटेक किया, ठीक है? यस एक बीटेक का बंदा जब बीटेक कंप्लीट करता है और अपने कैरियर को प्लान करता है, तो उसके सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक नहीं अनेक। वो प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब कर सकता है, यस वो गेट की प्रिपरेशन कर सकता है, वो आईएएस की प्रिपरेशन कर सकता है, वो एसएससी जेई जिसमें आपने क्वालिफाई किया। आपने कैसे अपने आप को सेट किया कि मेरे को यही करना है, या पहले आप किसी और रास्ते पे चले थे, दोबारा इस रास्ते पे आए? कैसे आपने अपने आप को फोकस किया? यस सर। सर इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का आ जाता है। जैसे जब मैंने अपना कॉलेज पूरा किया था, तो मेरे जी। ऊपर ज़रा भी प्रेशर इस चीज़ का नहीं था कि मुझे तुरंत कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ही करना है। तो इस जी। चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स सब कुछ हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, तो जो प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस और सब कुछ देख के प्रिपरेशन करो। तो मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल मैं फ्री था, तो मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था। तो फिर मैंने जी। एग्ज़ाम्स को स्क्रॉल करना शुरू किया, एग्ज़ाम्स को मैंने फाइंड आउट किया, कौन-सा एग्ज़ाम रेगुलरली होता है और कौन से एग्ज़ाम से कौन-सी पोस्ट है। तो उसके हिसाब से मुझे एसएससी, जेईई उस समय भी मुझे बेहतर लगा था। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया था। फिर बीच में बताया कि अपनी गलती जो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे कि कोई एग्ज़ाम दूसरा आया, तो उसको मैंने करने लगा अटेम्प्ट। तो वो एक मेरी गलती थी, लेकिन इसके बाद फिर मैं ट्रैक में आके मैंने अपना दोबारा एसएससी, जेईई पर फ़ोकस किया और फाइनली सिलेक्शन हो गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आपका मास्टर लर्नर में आपने जो है ऑनलाइन प्रोग्राम लिया, क्लासरूम प्रोग्राम, क्या यस। अनुभव रहा आपका ओवरऑल? कंटेंट, पीवाईक्यूज, फैकल्टीज, एवरीथिंग अबाउट मास्टर लर्नर पटना। ये सर मेरा जो था ऑनलाइन बेस्ट था, क्योंकि एक तो सर कोविड के टाइम मेरा कॉलेज के टाइम प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी। जी। तो मेरी जो ओवरऑल प्रिपरेशन जो सब्जेक्ट्स की हुई है, वो मास्टर लर्नर के थ्रू ही हुई है, उनकी क्लासेस से और बुक्स से। तो जी। मैंने मेरे लिए तो मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं से हुई है। इसके बाद मैंने पीवाईक्यू भी आईएएस मास्टर की बुक से कंप्लीट किया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी में तो मास्टर लर्नर्स के टीचर्स घनश्याम सर, अंसारी सर, आयुष सर, अतुल सर, आपका रीजनिंग से और जो जीएस के टीचर थे, उनका बहुत सारा योगदान है। ओके। बहुत अच्छा लगा, आपने एक एक क्वेश्चन का जो है बड़े अच्छे तरीके से आंसर दिया। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, विशाल ने जो है 2022 में अपना बीटेक कंप्लीट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट प्री में भी नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट, सॉरी, फर्स्ट अटेम्प्ट प्री में हुआ, मेंस में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट प्री में हुआ, मेंस में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में इनका प्री एंड मेंस दोनों हो गया। कहीं ना कहीं एक संघर्ष दिखता है, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं,
एक बार किसी प्रिपरेशन में असफल हुए, तो वो क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं कि शायद मैं कर ही ना पाऊँ। लेकिन इनके लिए प्री का निकलना एक मोटिवेशन की तरह काम करता रहा और ये लगे रहे लास्ट तक। इन्होंने इसका साथ, मतलब प्रिपरेशन का वो छोड़ा नहीं, और लगन से जो लगता है, सफलता तो मिलती है, इसमें दो राय नहीं है। क्लास में भी यही हम लोग बोलते हैं, मेहनत करोगे तो सफलता आपको नहीं तो फिर किसको मिलेगी? जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलती है, ये तय है। सबको नहीं मिलती है, लेकिन जो जेन्युइनली ईमानदारी से मेहनत करेगा उसे सपने एक एक चीज बताई। विशाल जी जो हैं यूपी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने छत्तीसगढ़ से अपना बीटेक किया था, ठीक है। और तमाम संघर्षों के बाद, मेहनत के बाद ये फाइनल इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप भी ये चीज कर सकते हो, बाकायदा प्लान करिए। कुछ नहीं है एसएससी जेई, यकीन मानिए, प्रीलिम्स में निकालना बहुत आसान है। ढंग से आप अगर स्ट्रेटेजाइज करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, क्लासरूम करोगे, तो उसको आप निकाल सकते हो। जीएस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बीइंग अ बीटेक कैंडिडेट थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है। बस 30 से 35 नंबर आ जाते हैं। आप टेक्निकल में साउंड होंगे ही होंगे, क्योंकि सिविल के हैं, तो सिविल का आपसे सब्जेक्ट पूछा जाए तो बता ही लोगे। तो ये सबके लिए पॉसिबल है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको विशाल जी, इस थैंक यू। आपके अचीवमेंट के लिए। आपको, आपके सपरिवार को मेरी तरफ से और मास्टर लर्नर के सभी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।